हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है भारत का जो भौतिक विभाजन हमने किया था उसमें हिमालय के विषय में आपको बताया गया। पहले हमने हिमालय के जो है चारों क्रम बताया, ट्रांस हिमालय, फिर उसके दक्षिण में ग्रेटर हिमालय, फिर उसके दक्षिण में मिडिल हिमालय और फिर सबसे लास्ट में जो है शिवालिक हिमालय। फिर दूसरे वीडियो हमने हिमालय का क्षैतिज जो है विभाजन बताया था। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो है लिंक इसका जो है। अब आते हैं हम लोग मैदानों के विषय में चर्चा करते हैं। जब तीनों हिमालय का निर्माण हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, मैदान की बारी आती है। तो हिमालय शिवालिक के दक्षिण में जितना भी एरिया आपको मिलता है, शिवालिक के दक्षिण में ये सबसे लास्ट जो है शिवालिक का मैदान है। इसके दक्षिण का जो क्षेत्र है उसको मैदानी भाग कहते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो का अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसके पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लेंगे तो ये वाला जो कड़ी है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये सब परीक्षा ओरिएंटेड है। आगामी जो परीक्षाएं हैं, यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस, ये सारे बच्चों के लिए वीडियो है, बन रहा है। तो इसको आप लोग अंत तक देखेंगे और सब परीक्षा ओरिएंटेड है। जितने भी तथ्य या फैक्ट्स की आपको जानकारी दी जाएगी वो सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आप लोग देखिएगा तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए मैदानों के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब मैदानों के विषय में चर्चा करते हैं तो हम इसके निर्माण के विषय में चर्चा करेंगे, विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे, लंबाई, चौड़ाई और मैदानों का उपयोग किस कार्य होता है, इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए जो है इसका निर्माण कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है, पहाड़ों से जो नदियां उतरती जाए, सिंध नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, कहीं ना कहीं मैदानी एरिया में प्रवेश करती हैं। तो इनका जो निर्माण हुआ है बेसिकली सिंध नदी की, सब बड़ी बड़ी नदियां हैं, सिंध नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, गंगा नदी हो गया और इनकी सहायक नदियां, जैसे सिंध नदी हो गया, ब्यास हो गया, झेलम हो गया, सतलज नदी हो गया, रावी नदी हो गया, ये सब सिंध की सहायक नदियां हैं। तो इन और गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ये 3 महत्वपूर्ण नदी और इनकी सहायक नदियों के अवसादों से जो इनका मलबा होता है, अवसाद मतलब मलबा, इनके निक्षेपण से मैदानों का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझा दिया। हमें लगता है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं हम लोग जो है इसके विस्तार के विषय में चर्चा करते हैं कि मैदानों का विस्तार। तो हम पश्चिम से पूरब की तरफ इनकी विस्तार की बात करते हैं, क्योंकि मैदान का जो निर्माण होता है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका निर्माण जो है पश्चिम से पूरब साइड में हुआ है। तो पश्चिम में देखिए, इधर सिंध नदी है जो जम्मू कश्मीर में बहती है, कश्मीर में बहती है। तो ये सिंध नदी जो है, सिंध पश्चिम का इसका जो सिरा है सिंध नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंध नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र में मैदानों का निर्माण हुआ है। देखिए मैदानों का, पंजाब हरियाणा का मैदान हो गया, ऊपरी गंगा का मैदान हो गया, मध्य गंगा का मैदान हो गया, लोअर गंगा का मैदान हो गया, अब ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो ये देखिए जो मैदानों का निर्माण हो गया, ये पश्चिम से लेकर पूरब तक जो है मैदानों का निर्माण हुआ है। तो पूर्व में कौन नदी है, इसकी पूर्व की सीमा ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम की सीमा कौन सी हो गई, सिंध नदी। तो इसका जो है विस्तार है। अब आइए हम लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई की विषय में बात करते हैं। तो पूर्व पश्चिम में जो है मैदानों की जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई इसकी पड़ जाएगी लगभग 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई ऐसे ऐसे हम लोग मापते हैं, उत्तर से दक्षिण, और लंबाई जो है पश्चिम से पूरब तक। उसके बाद आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है। तो समुद्र तल से इसकी जो मैदानों की औसत ऊंचाई है वो पर्वतों की अपेक्षा बहुत कम है। क्योंकि मैदान जो है समतल होता है तो पर्वतों की अपेक्षा बहुत कम है, लगभग 50 से 150 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। फिर उसके बाद मैदानों का प्रयोग कहाँ होता है, तो कृषि कार्य के लिए, जितने भी कृषि कार्य होते हैं वो मैदानी इलाके में ही होते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, चर्चा करेंगे कि जो ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, इनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। इन मैदानों का जो विभाजन किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो उच्चावच एवं भौतिक आधार पर किया गया है, उच्चावच और भौतिक आधार पर किया गया है। और दूसरा विभाजन जो है इनका प्रादेशिक आधार पर किया गया है। जैसे प्रादेशिक आधार का मतलब क्या हुआ कि पंजाब हरियाणा का मैदान हो गया, ऊपरी गंगा का मैदान हो गया, मध्य गंगा का, मतलब ये प्रादेशिक आधार पर हुआ है।
तो आइए हम लोग पहले उच्चावच और भौतिक आधार पर जो विभाजन हुआ है वो 5 प्रकार से विभाजन हुआ है। कौन सा? भाबर का मैदान, भाबर का मैदान हो गया, फिर तराई का मैदान हो गया। मतलब ये जो मैदानों का निर्माण हुआ है, जब शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ था तो शिवालिक पर्वत के बाद मैदानी एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो शिवालिक पर्वत का अंत जहां होता है फिर वहीं से मैदानों का निर्माण होता है। तो शुरुआत कहां से होती है? शिवालिक पर्वत के बाद भाबर की शुरुआत होती है। तो ऐसे क्रम से आप लोग ऐसे देखिए, ये यहां भाबर पड़ेगा, फिर तराई पड़ेगा, फिर बांगर पड़ेगा, इस तरीके से पड़ेगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। भाबर का निर्माण हुआ, फिर तराई का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद बांगर का मैदान का निर्माण हुआ, बांगर, फिर खादर, और फिर उसके बाद जो है सबसे लास्ट में डेल्टा का निर्माण। डेल्टा भी मैदानी भाग होता है। तो सबसे पहले कौन सा है? भाबर का निर्माण हुआ, फिर दूसरे नंबर पे तराई मैदानों का निर्माण हुआ, तीसरे नंबर पे बांगर का निर्माण हुआ, चौथे पे खादर का निर्माण हुआ, और पांचवें पे डेल्टा का निर्माण हुआ। ये 5 प्रकार से जो विभाजित किया गया है, ये भौतिक आधार पर विभाजन किया गया है। अब आते हैं हम लोग प्रादेशिक आधार पर जो मैदानों का विभाजन किया उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रादेशिक आधार पर जो है 4 प्रकार से मैदानों का विभाजन किया गया। मैदान का वह भाग जो पंजाब और हरियाणा के उसमें पड़ता है उसको कहते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान हो गया। तो पंजाब हरियाणा का मैदान हो गया। फिर उसके बाद जो है गंगा घाटी का क्षेत्र पड़ता है। तो गंगा घाटी का जो पंजाब हरियाणा के बाद जो है जहां से उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है, ये देखिए हरिद्वार के बाद, इसको ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। तो ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। फिर उसके बाद जो है मध्य गंगा का मैदान स्टार्ट होता है। ये मध्य गंगा का मैदान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक के क्षेत्र को मिला करके जो है मध्य गंगा का मैदान कहा जाता है। फिर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को जो है, जहां से पश्चिम बंगाल स्टार्ट होता है, वहां जो गंगा घाटी का मैदान है उसको कहा जाता है लोअर गंगा का मैदान। तो 3 प्रकार से हुआ। कौन सा? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और जो है लोअर गंगा का मैदान। फिर असम साइड में जो मैदानी भाग ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों के निक्षेपण से जो मैदानों का निर्माण हुआ था, इसको यहाँ कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके विषय में थोड़ी बहुत और चर्चा कर देते हैं। जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर, इसके विषय में थोड़ा थोड़ा और चर्चा कर देते हैं। भाबर के विषय में आपको जानकारी दे दिया जाए कि जो भाबर का मैदान है वो शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश से स्टार्ट होता है। जैसे हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था, जो लोग वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लें ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हिमालय का हमने क्रम बताया था, ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, फिर उसके बाद जो है मिडिल हिमालय हो गया, फिर शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद जो क्षेत्र का शुरुआत होता है वहीं से मैदानी इलाका स्टार्ट होता है, मैदानी क्षेत्र। अब उसके बाद जो जहां से शिवालिक खत्म होता है मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होता है, उसी को भाबर प्रदेश कहा जाता है, भाबर का मैदान कहा जाता है। और इस मैदान में सबसे बड़ी खासियत क्या क्या है, आइए हम लोग इसके विषय में बताते हैं। कि शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में एरिया पड़ता है, तो गिरिपथ प्रदेश के विषय में आपको जानकारी दे ही दिया। फिर इसकी जो लंबाई है वो सिंध नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, देखिए सिंध नदी यहाँ पे है और तीस्ता नदी यहाँ पे है, देखिए ये। तो सिंध नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक जो है तक का क्षेत्र जो है वो भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। फिर चौड़ाई इसकी कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। और इस मैदान का जो निर्माण हुआ है वो पत्थर और कंकड़ से हुआ है। चूंकि पहाड़, जैसे ही पहाड़ खत्म होता है उसके बाद मैदान का निर्माण होता है, तो वहां पे जो है काफी छोटे छोटे मोटे मोटे पत्थर हैं और कंकड़ हैं, मोटे मोटे कंकड़ हैं। तो वहां पे इनकी मतलब पत्थर और कंकड़ बहुत ज्यादा हैं। इसलिए यहाँ पे जो नदी बहती है, हिमालय से जो नदियां उतरती हैं, तो नदियां इसके नीचे से, मतलब यहाँ नदियां कहा जाता है अदृश्य हो जाती है। भाबर प्रदेश में नदियों के विषय में कहा जाता है नदियां अदृश्य हो जाती हैं। वो कंकड़ पत्थर से नीचे की तरफ पानी बहती हुई आगे बढ़ती हैं। तो इसके यहाँ पे इसके नीचे नदियां अदृश्य हो जाती हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग तराई के विषय में चर्चा करते हैं। तो भाबर का मैदान के बाद का जो क्षेत्र, मतलब उसके दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, ये देखिए जैसे ये हो गया, ये भाबर का प्रदेश हो गया, ये यहाँ तक। अब इसके बाद का जो प्रदेश आता है, मैदानी इलाका आता है, वो तराई मैदानी इलाका आता है।
तो आइए इसके विषय में चर्चा कर दें। ये भाबर के दक्षिण में पड़ता है तराई का मैदान। यहाँ पे जो यहाँ भी कंकड़ पत्थर होते हैं, लेकिन भाबर की अपेक्षा महीन कंकड़ पत्थर होते हैं। जितने मोटे मोटे पत्थर और कंकड़ जो है भाबर प्रदेश में पाए जाते हैं, तराई प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। और इसकी चौड़ाई कितना है? इसकी चौड़ाई लगभग, इस मैदान की चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर है। फिर यहाँ नदियां दृश्यमान हो जाती हैं। जो नदियां भाबर प्रदेश में अदृश्य हो जाती थी, मतलब पत्थर और कंकड़ के नीचे से बहती हुई आती थी, वो तराई प्रदेश में वो नदियां जो है फिर से दिखने लगती हैं, उसका पानी दिखने लगता है। तो तराई प्रदेश में के विषय में कहा जाता है, भाबर और तराई प्रदेश, भाबर के क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में नदियां फिर दृश्यमान हो जाती हैं, मतलब दिखाई देने लगती हैं। फिर यहाँ पे ढाल की कमी है, क्योंकि ये पर्वत का जो गिरिपद प्रदेश होता है, गिरि माने पर्वत होता है, पद उसके पांव के, तो गिरिपद प्रदेश से काफी दूरी पे होती हैं, इसलिए यहाँ पे ढलान कम होता है। भाबर में ढलान थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ ढलान थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ढाल की कमी के कारण जो है पानी का बिखराव होने लगता है। जब ज्यादा ढाल होगा तो पानी का एरिया जो है, क्षेत्र क्या होता है, चारों तरफ फैलने लगता है। तो तराई में क्या है, पानी का क्षेत्र फैलने लगता है। इस कारण से जो है तराई का प्रदेश जो है कृषि कार्य के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, खास तौर से गन्ना, गेहूं, चावल, इसके लिए। बांगर के मैदान के विषय में देखिए, बांगर का जो मैदान बना हुआ है, अब बांगर और खादर के विषय में आप लोग जान लीजिए। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जो बांगर का मैदान है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। दूसरा, इस मैदान का जो विशालतम रूप है, ये मैदान का सब मतलब उत्तरी भारत के मैदान का ये विशालतम रूप है। बांगर का जो क्षेत्र है उत्तरी भारत के मैदान का विशालतम रूप है। फिर इसका विस्तार देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। विस्तार के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश, बांगर के मैदानों का जो विस्तार है पंजाब उत्तर प्रदेश में है। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, लवणीय और क्षारीयता इस बांगर के मैदान में देखा जाता है। मिट्टी में लवणीय और क्षारीयता देखने को अक्सर मिलता है, जिसको रेह या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो है बाढ़ के, जो नदियों में बाढ़ आता है, तो बाढ़ का जल इस मैदानी एरिया में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बांगर के विषय में। आइए खादर के विषय में चर्चा कर दें। ये मैदानों की, मतलब बांगर के मैदानों की अपेक्षा ये और निचले क्षेत्र में है। तो मैदानों की अपेक्षा मतलब बांगर के मैदानों की अपेक्षा निचले क्षेत्रों में है। इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में देखने को मिलता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे मैप में देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वाला बिहार वाला एरिया हो गया, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वाला बिहार वाला एरिया हो गया, पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो गया। तो इसका जो है विस्तार जो है खादर का जो है वो क्या हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का एरिया। फिर इसमें जो है इस खादर की मिट्टी में जो है चीका की अधिकता रहती है। तो चीका की अधिकता के कारण इस प्रकार की मिट्टी में जो है नमी धारण करने की क्षमता जो है अधिक होती है। और यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो मुख्य रूप से जो है चावल, जूट, गेहूं और गन्ना, तिलहन की कृषि की जाती है। डेल्टा के विषय में आपको बता दें, अभी खादर मैदान के विषय में चर्चा किए थे। तो खादर का जो बढ़ा हुआ रूप होता है वो डेल्टा कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र, तो गंगा नदी इधर से आती है और गंगा नदी क्या होती है, पश्चिम बंगाल तक जाते जाते बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जो है उनका जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जब जैसे जैसे वो गंगा नदी जो है इधर से पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती हैं, तो समतल और ज्यादा अधिक होने लगता है। और इसकी अपेक्षा जो है पश्चिम बंगाल और निचले स्थान पर है, और भी ज्यादा जो है जमीन समतल होती चली जाती है। तो वहां पे जो नदी जाती है उस कई धारों में बट जाती है और धीरे धीरे डेल्टा का निर्माण होने लगता है। तो डेल्टा जो है खादर का बढ़ा हुआ रूप है। इसके बाद आते हैं विस्तार। तो इसका विस्तार जो है निचली गंगा घाटी है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, बस देखिए ये निचली गंगा घाटी कहलाती है जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद जो है
यहाँ पर जो निचली गंगा घाटी में जो उच्च भूमि है उसको चार कहा जाता है। चार, देखिए यहाँ पे उच्च भूमि को चार कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब तथ्य है। और ये जितनी भी चीजें आप लोग को बताया जा रहा है सब एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इस वीडियो को जो नहीं पूरा देखेगा उसको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपको बता दिया गया है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग जो है मैदानों का प्रादेशिक विभाजन करते हैं। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में भी हमने आपको बताया था पंजाब और हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान चार भागों में विभाजन किया था। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं ताकि कोई पॉइंट आप लोग का छूटे ना। लेकिन ये जितनी बातें बता रहा हूँ सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। केवल उतनी ही जानकारी आपको दी जा रही जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो पंजाब और हरियाणा का मैदान के विषय में चर्चा कर लिया जाए, थोड़ी बहुत जानकारी। तो पंजाब और हरियाणा का मैदान मैप में आप देखिए, तो ये है पंजाब और हरियाणा का मैदान। तो यहाँ पर जो है सिंध नदी बहती है, उसकी सहायक नदी बहती है। तो इसका मतलब जो यहाँ मैदानों का निर्माण हुआ है वो सिंध और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। तो ये देख लीजिए। इसका भौगोलिक विस्तार जो है पंजाब हरियाणा का जो है भारत और पाकिस्तान, देखिए पश्चिमी एरिया पाकिस्तान वाला एरिया है, तो भारत और पाकिस्तान का एरिया जो है पंजाब और हरियाणा का मैदान कहलाता है। फिर यहाँ पे दोआब पाए जाते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के दोआब पाए जाते हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो जैसे यहाँ बारी दोआब हो गया और बिस्त दोआब हो गया। तो बारी मतलब जैसे ब्यास हो गया और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब कहते हैं। तो अभी हम इसके बारे में दोआब के विषय में 5-6 दोआब के विषय में भी आपसे चर्चा की जाएगी, तो सबके विषय में बताते हैं। तो बारी और बिस्त का दोआब हो गया। और यहाँ पे जो है पंजाब हरियाणा का जो मैदान है इसकी पुरानी भूमि को बैडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी भूमि को बैडलैंड के नाम से जाना जाता है जो कि कम उपजाऊ होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान को 3 भागों में हमने विभाजित किया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ये देखिए आप लोग मैप में भी देखिए। ऊपरी गंगा का मैदान देखिए, ये है रुहेलखंड और अवध के बीच के क्षेत्र को ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में देखिए रुहेलखंड का क्षेत्र है, उधर बरेली और रेली के आगे साइड का क्षेत्र है। ये जो है वहां से लेके अवध तक के प्रदेश को जो है ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है मध्य गंगा का मैदान आ जाता है। इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र शामिल है। तो मध्य गंगा का मैदान देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, आप लोग मैप में भी देखिए ये मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में है। फिर आते हैं निचली गंगा का मैदान। तो निचली गंगा का मैदान जो है ये जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है ये निचली गंगा का मैदान कहलाता है। तो इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा का मैदान और गंगा का मैदान हो गया। तीसरा हम लोग राजस्थान मैदान के विषय में आपकी चर्चा कर दें कि राजस्थान का मैदान मैप में आप देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये राजस्थान का मैदान कहलाता है। ये देखिए, तो इसका विस्तार कहाँ से है? इसका विस्तार अरावली से लेकर के पाकिस्तान तक है। मतलब ये देखिए राजस्थान के बॉर्डर सीमा पाकिस्तान भी पड़ता है और यहीं पे जो है अरावली है। तो अरावली, ये देखिए अरावली का ऐसे जो श्रृंखला आई है, तो अरावली से लेके पाकिस्तान तक है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि केंद्रीय उच्च भूमि और राजस्थान के मैदान के बीच में अरावली विभाजक रेखा है। ये देखिए अरावली ऐसे श्रृंखला आई है ऐसे करके, और इसके बाद जो है केंद्रीय उच्च भूमि पड़ता है। केंद्रीय उच्च भूमि में जैसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, आंध्रा का क्षेत्र हो गया, ये सब केंद्रीय उच्च भूमि क्षेत्र में आते हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि और राजस्थान के बीच में जो है अरावली पर्वत की चोटी मिलती है, मतलब अरावली विभाजक का काम करती है। उसके बाद क्या हुआ? वर्षा। तो राजस्थान में पता है कि वर्षा 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो वर्षा के आधार पर राजस्थान के मैदान को 2 भागों में बांटा गया, एक बांगर का क्षेत्र, एक जो है थार मरुस्थल का क्षेत्र है। तो बांगर के क्षेत्र में जो उर्वर भूमि है उसको रोही कहा जाता है, उर्वर भूमि को रोही कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। और जो थार का मरुस्थल है, चूंकि यहाँ पे जो है कृषि होती नहीं है, तो यहाँ पे खनिज तेल, जिप्सम, इस प्रकार के जो है खनिज उद्योग है। यहाँ से खनिज तेल निकाले जाते हैं, जिप्सम आज जो है ये सब पाए जाते हैं। और जो इंदिरा नहर बनाई गई है, जो निकाली गई है, वो इसी थार मरुस्थल से होकर के ही इंदिरा नहर जो है गुजरी है।
ताकि वो जो थार का मरुस्थल है कुछ क्षेत्र उसका उपजाऊ हो सके, वहां पानी मिल सके। तो इंदिरा नहर, जिप्सम और खनिज तेल ये थार मरुस्थल में है। अब आइए हम लोग ब्रह्मपुत्र मैदान के विषय में बात करें। तो ब्रह्मपुत्र मैदान का जो मैदान है, ये देखिए ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है जो मैदानों का निर्माण हुआ है वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। और फिर उसके बाद क्या है, इसका ढाल जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो मैप में आप देखेंगे तो दक्षिण दिशा इधर है, ये देखिए हमने आपको बताया था ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो दक्षिण पश्चिम मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया हो गया। तो इसका ढाल जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से इसका ढाल है। तो ब्रह्मपुत्र मैदान का जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है। उसके बाद जो है ढाल प्रवणता चूंकि कम है, ढाल की जो प्रवणता है वो कम है, इसलिए यहाँ पर जो है नदी द्वीप पाए जाते हैं। जैसे एक माजुली द्वीप है, विश्व प्रसिद्ध द्वीप है माजुली द्वीप, तो माजुली द्वीप जो है यहीं पे पाया जाता है। फिर उसके बाद जो है ये द्वीप है तो कृषि कार्य भी होगा, तो चावल और पटसन की खेती जो है प्रमुख रूप से यहाँ उगाई जाती है, कृषि कार्य के लिए भी बहुत ज्यादा उपयुक्त है। तो इस प्रकार से जो है आज मैदानों के विषय में जो है चर्चा हो गई। इसके बाद आपको दोआब के विषय में जानकारी दे दिया जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को या दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो आइए जो है 5 दोआब है, महत्वपूर्ण दोआब हैं, आइए इनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है बीस्ट दोआब। बीस्ट दोआब, तो बीस्ट दोआब जो है ब्यास और सतलुज नदी के बीच में है, ब्यास और सतलुज नदी के बीच में। इसको याद करने का तरीका आपको बता दें, आसान तरीका। बी माने ब्यास हो गया, बीस्त चाहे इसको बीस्ट कहिए चाहे बीस्त कहिए, तो ता शब्द है बीस्त, तो सतलुज नदी होगी, लास्ट वाला ता ले लीजिए, आगे वाला बा ले लीजिए। तो क्या हुआ, ब्यास और सतलुज, तो बीस्ट दोआब क्या हुआ, ब्यास और सतलुज नदी के मध्य में है। दूसरा आ गया बारी दोआब, तो बारी दोआब मतलब फिर वही बा शब्द आ गया, बा माने ब्यास हो गया, रा माने रावी नदी हो गया। तो बारी दोआब क्या हुआ, ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब कहते हैं। फिर आ गया रचना दोआब, रचना दोआब, तो रचना माने रा माने हो गया रावी, रचना चा माने चेनाब, तो रचना मतलब रावी और चेनाब के बीच के क्षेत्र को रचना दोआब बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया चाझ, चाझ, चा माने क्या हो गया, चेनाब हो गया, चा से चिनाब हो गया, और झा से झेलम, तो चेनाब और झेलम के बीच के दोआब को क्या कहते हैं, चाझ दोआब। फिर उसके बाद सिंध सागर दोआब आता है। सिंध सागर दोआब में सिंध और झेलम, सिंध और झेलम के बीच के क्षेत्र को सिंध सागर दोआब कहते हैं। इस प्रकार से जो है आपको जितना परीक्षा में आने वाले फैक्ट्स थे वो सब सारी जानकारी आपको दे दिया गया। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। थैंक यू।